आज के इस व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इस विषय में हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रभावी विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, जिन्होंने अपने सिद्धांतों से न केवल अपने समय में पूरे समाज को और पूरी दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि आज तक उनके विचारों का प्रभाव पूरी दुनिया पर काफ़ी अधिक परिलक्षित होता है। उनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उसको यदि हम सरल भाषा में समझना चाहें तो हम उनका कहना ये था कि दुनिया में हमेशा से दो वर्ग मौजूद रहे हैं। दो वर्ग, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। उनका कहना ये रहा है कि जब से इंसानी समाज सामने आया है, तब से शुरुआती दौर को यदि छोड़ दिया जाए, यानी केवल शुरुआती दौर में तो एक आदिम साम्यवादी स्थिति थी, सभी लोग बराबर थे, कोई वर्ग नहीं था, कोई असमानता नहीं थी। लेकिन उसके बाद से हमेशा से दुनिया में दो वर्ग रहे हैं। उन्होंने तब से समाज में और अब तक के समाज को उन्होंने अलग अलग युगों में बांटा। उन्होंने आदिम साम्यवाद के जो बाद एक युग बताया, वो युग है दास मूलक समाज, स्लेवरी सोसाइटी, यानी जिसमें गुलाम हुआ करते थे और जिसमें मालिक हुआ करते थे। गुलाम एक तरीके से इंसान के तौर पर नहीं होते थे, बल्कि वो मालिक के लिए एक वस्तु भी तरीके से होते थे। यदि मालिक चाहे तो उन गुलामों को खरीद भी सकता था, उन गुलामों को बेच भी सकता था। तो इस प्रकार से शोषक वर्ग वो मालिक हुआ और जो शोषित होते थे वो कौन होते थे? वो गुलाम। समय बदला, समय बदलने के साथ साथ उसके बाद सामंती युग आया। कार्ल मार्क्स कहते हैं सामंती युग, जो खेतीबाड़ी से संबंधित, जैसे जैसे इंसान ने खेतीबाड़ी करना सीखा, जैसे जैसे गांव बसाने सीखे, तो वैसे वैसे उनका ये रूप बदल गया। जो दो वर्ग थे उन वर्गों का नाम बदल गया, लेकिन फिर भी दो वर्ग मौजूद रहे। शोषक वर्ग में आ गए जमींदार और शोषित वर्ग में आ गए जो मजदूर किसान थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी। धीरे धीरे ये युग भी बदल गया और इस युग के स्थान पर बाद में पूंजीवादी युग आ गया। कार्ल मार्क्स का मुख्य जो उनका जो मेन फोकस रहा, वो इस पूंजीवादी युग की व्याख्या करने पर रहा। पूंजीवादी युग औद्योगिक क्रांति के बाद आया। हम सब जानते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसके बाद कल कारखाने और फैक्ट्रियां सामने आ गए। और कल कारखाने का जो मालिक है वो कौन होता था? पूंजीपति। और जो मजदूर उसमें काम करते थे वो श्रमिक वर्ग। तो यहाँ पर शोषक वर्ग कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति है, कल कारखाने का मालिक, और जो शोषित वर्ग है वो कौन है? श्रमिक, लेबर, मजदूर। तो कार्ल मार्क्स ने ये बताने की कोशिश की कि हमेशा से इन दोनों वर्गों में संघर्ष रहा है। क्यों संघर्ष रहा है? क्योंकि शोषक वर्ग ने हमेशा से शोषित वर्ग का शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है उनका। और इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए जैसे जैसे शोषित वर्ग में जैसे जैसे ताकत आती गई, जैसे जैसे शोषित वर्ग में जागरूकता आती चली गई, वैसे वैसे उसने शोषक वर्ग के साथ संघर्ष किया और वो संघर्ष धीरे धीरे बाद में उस युग के बदलने का प्रमुख कारण बना। आखिर कार्ल मार्क्स दुनिया से क्या कहना चाहते थे? आखिर वो कौन सी केंद्रीय विचारधारा थी उनकी जो दुनिया के सामने रखना चाहते थे? यदि हम उसको समझ लें तो कार्ल मार्क्स के न केवल जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है इसको समझ पाएंगे, बल्कि उनके जो थ्योरीज हैं उन पर भी हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए उनके जो सेंट्रल थीम है उनके थ्योरीज की, जरा एक बार उसको समझने की प्रयास करते हैं।
कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में जब समाज सामने आया, इंसानी समाज सामने आया, तो उस समय के बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाए रखने के लिए, इंसान को अपने जीवन को स्थापित करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत किस बात की थी? उसे चाहिए थी रोटी, उसे चाहिए थी कपड़ा, और इसी प्रकार की जो बुनियादी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स, उनकी पूर्ति करनी थी। और ये कैसे संभव थी? उत्पादन, प्रोडक्शन से, उत्पादन से ये पॉसिबल था। इसलिए धीरे धीरे समाज में उत्पादन की प्रणाली विकसित होती चली गई, और उत्पादन की प्रणाली में जो उत्पादन के साधन, यानी जो उत्पादन की शक्तियाँ, जैसे जमीन उत्पादन की एक साधन है, कल कारखाने वो उत्पादन का एक साधन है, प्रोडक्शन का। तो जिनके पास उत्पादन के साधनों की मालिकाना हक है वो शोषक वर्ग बने, और जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं है वो धीरे धीरे शोषित वर्ग में शामिल होते चले गए। उनके पास केवल श्रम था, लेबर थी, उनके पास अपना मेहनत करने का केवल था, और यहाँ पर उन्होंने उनकी मेहनत को, जो शोषक वर्ग हैं, उस शोषित वर्ग की मेहनत का एक्सप्लॉयटेशन किया, और उनकी मेहनत करने के कारण वो धीरे धीरे शोषित वर्ग और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता चला गया, और ज़्यादा पूंजीपति बनता चला गया, और ज़्यादा धनाढ्य बनता चला गया, और इस प्रकार से वो और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। और जैसे यही बेसिक है कारण संघर्ष का दुनिया में। इसीलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने बाद में नारा दिया कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, इसलिए एक हो जाओ और संघर्ष करो। बाद में उन्होंने एक सपना देखा, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि पूंजीवादी इस युग के बाद एक युग साम्यवादी युग आएगा, जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई असमानता नहीं होगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी वर्ग विहीन समाज होगा। ऐसी सपना उन्होंने देखा और आदर्श प्रस्तुत किया। अभी वो आदर्श आना बाकी है। कुछ आलोचनाएं भी कार्ल मार्क्स की हुई हैं, क्रिटिक्स भी हुआ है उनका, कि अगर केवल दो ही वर्ग हैं तो मिडिल क्लास कैसे आ गया सभ्यता में, मध्यम वर्ग। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास देखने को मिलता है, उसको हम शोषित वर्ग में रखेंगे कि शोषक वर्ग में रखेंगे, निसंदेह हम कह नहीं सकते। इस बात पर कार्ल मार्क्स की आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनका प्रभाव तब से और आज तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक है, और न केवल समाज पर बल्कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी कार्ल मार्क्स का बहुत 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 अधिक प्रभाव जो है वो पड़ा हुआ है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही रहने देते हैं। कार्ल मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और उनकी जो केंद्रीय विचारधारा है उसको हमने आज समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको निसंदेह कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और जब आप अब इसको स्टडी करेंगे घर पर या किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह आपको बेहतर समझ विकसित होगी। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।